हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं पोइट्स एंड पेनकेक के बारे में, जिसे लिखा है अशोका मित्रा ने। अशोका मित्रा जो कि तमिल राइटर थे और उन्होंने अपने लाइफ में जेमिनी स्टूडियो पर काम करते हुए जो एक्सपीरियंसेस है, उन्हीं एक्सपीरियंसेस को अपनी एक बुक माई ईयर्स विद बॉस में लिखा। और जो हम पोइट्स एंड पेनकेक अभी पढ़ रहे हैं, जे उसी में से लिया गया एक चैप्टर है। इस स्टूडियो का जो मालिक था वो एस बसंत था और 1940 में इस स्टूडियो का नाम जेमिनी स्टूडियो रखा गया, जो कि चेन्नई में था। और एस बसंत ने अपने घोड़े के नाम पर इस स्टूडियो का नाम रखा। अगर हम बसंत की बात करें, एस बसंत की, तो वो एक इंडियन जर्नलिस्ट, राइटर, एडवर्टाइजर, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बिजनेस टाइकून भी थे। और अगर हम बात करें 1966 में अशोका मित्रा ने जब जेमिनी स्टूडियो से संन्यास लिया, रिटायरमेंट ली, तो वो एक फुल टाइम राइटर बन गए थे। और वहीं से उन्होंने अपना नाम अशोका मित्रा सैडोनियम लिया। सैडोनियम मीन्स जो उनका असली नाम नहीं था, जस्ट एक लिटरेरी नेम उन्होंने रखा। 1980s में बहुत से वर्क उनके ट्रांसलेट किए गए, कुछ इंग्लिश में, कुछ किसी और लैंग्वेज में, और उनकी बहुत सी बुक्स यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट की गई है। अगर हम बात करें समरी की, तो आपके मन में होगा जी पोइट्स तो चलो ठीक है, पेन केक क्या है, खाने वाली चीज़ है? नहीं दोस्तों, पेन केक एक्चुअली एक मेकअप का ब्रांड था, जो जेमिनी स्टूडियो में ट्रकों में भर भर कर लेकर आया जाता था। आप समझ सकते हो कोई मेकअप कितना किया जा सकता, क्योंकि वो एक स्टूडियो था। जैसे कुछ नाम है, ग्रेटा गाबो, मिस गोहार, विजय मंतीवाला और रति अग्निहोत्री, इन सभी के नाम बताए गए हैं जिन्होंने पैनकेक के बारे में सुना होगा। और रति अग्निहोत्री का नाम हमें बताया गया कि शायद इसको छोड़कर जितने भी स्टूडियो में आए थे महान एक्टर या एक्ट्रेसेस आए थे, उन्होंने पोइट के साथ साथ पैनकेक का नाम जरूर सुना था। और पैनकेक, जैसे मैंने बताया कि वो मेकअप का एक ब्रांड था। जो जो जेमिनी स्टूडियो हमें बताया गया है कि रॉबर्ट क्लाइव का जो तबेला था, उसके ऊपर जो जगह थी, उस पर जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट बनाया गया था। हम बात करते हैं मेकअप रूम की। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है मेकअप रूम। मेकअप रूम एक हेयर कटिंग सलून जैसा दिखता था, और वहाँ पर लाइट्स थी सभी एंगल पर, और बहुत से मिरर होते थे। और वहाँ पर मेन काम क्या होता था कि एक्टर एक्ट्रेसेस जो भी किसी मूवी या किसी शो में काम करता था, उनके चेहरे पर मेकअप लगाना। पहले ये मेकअप डिपार्टमेंट एक बंगाली पर्सन थे, उनके पास था, जिसके बाद जब वो थोड़े बड़े हो गए, उम्र ज़्यादा हो गई, तो उनकी जगह पर किसी एक महाराष्ट्रियन पर्सन ने ले ली। मेकअप डिपार्टमेंट अभी महाराष्ट्रियन के नाम पर था, जिसकी हेल्प के लिए आंध्र प्रदेश से जहाँ एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन था। हमें बताया गया है कि मेकअप रूम ना एक्चुअली ऐसा था जैसे एक छत के नीचे पूरा इंडिया ही हो, डाइवर्सिटी हो, अलग अलग कल्चर के लोग, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सभी धर्मों के लोग आपको मेकअप रूम में या इस स्टूडियो में काम करते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद हमें बताया गया है एक ना हायरार्की होती थी। हायरार्की क्या होती थी कि जैसे जो चीफ मेकअप मैन है, वो सिर्फ मेन एक्टर एक्ट्रेसेस को ही क्या करता, मेकअप करता, और जो सीनियर असिस्टेंट था मेकअप मैन का, वो जो दूसरे नंबर वाले हीरो हीरोइन थे। ये वाली हायरार्की थी। और मैं आपको बता दूं, राइटर ने, अशोका मित्रा ने बोला कि अच्छे भले दिखने वालों को मेकअप वाले अगली दिखने लगा दे। उस पर चेहरे पर इतना ज़्यादा मेकअप किया जाता था कि वो दिखने वाला बुरा लगता था। और किसका काम था? एक हमें बताया गया कि एक ऑफिस बॉय था। ये बॉय कोई लड़का नहीं था, जे कोई 40 जहाँ 50 ईयर्स के पास होता था। उसका मेन काम क्या था? क्राउड में जिनको काम करना था, मतलब जब कोई ऐसा सीन होता जिसमें कई लोगों को एक साथ दिखाना होता था, तो ये क्या करता, किसी बर्तन में पूरा मेकअप घोलता
और सभी के चेहरों पर पूरे अच्छे से लगा देता। और हमें बताया गया है कि वो बॉय जहाँ पर एक हीरो बनने के लिए आया था, वो एक स्क्रीन राइटर था जहाँ पर आने से पहले, और एक लिरिक राइटर भी बनना चाहता था, और हाँ, हमें बता दें कि वो एक पोइट भी था। अगर हम बात करें जेमिनी स्टूडियो की, बॉस के बाद अगर किसी का नंबर आता था तो वो था सुबु। और सुबु को जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 बोला जाता था। उसके कई कारण थे। राइटर का मानना है, राइटर की कंप्लेन भी है कि वो एक ब्राह्मण था, शायद इसी वजह से उसे स्टूडियो में नंबर 2 बोला जाता था। बट हाँ, ये भी हमें बोला गया कि अगर हम उसकी एनकरेजमेंट की बात करें, उसमें काम करने का, फिल्मों के प्रति जो उत्साह है, वो मेकअप बॉय से कम था। बट अगर हम और बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो सुबह से पढ़े लिखे और भी थे। जो ऑफिस बॉय है, जो मेकअप का काम भी करता है, उसकी एजुकेशन भी सुबह से ज़्यादा थी। बट फिर भी सुबह को नंबर 2 पर माना जाता था। इसकी मेन वजह कि वो एक ब्राह्मण था। और कुछ और हमें उसकी कैरेक्टर के बारे में बताए गए हैं जो कि पॉजिटिव हैं। वो बोलते हैं कि सुबु के पास एबिलिटी थी, वो हर एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से, बड़े हंसी मजाक में ही सॉल्व कर देता था। कितनी बड़ी मुसीबत आए, अगर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को किसी चीज़ में दिक्कत है तो वो सुबु को ही बुलाते थे। सुबु डायरेक्शन देता और जेमिनी स्टूडियो में काम अच्छे से हो जाता। अगर जेमिनी स्टूडियो में अगर गोल्डन ईयर्स थे तो उसका एक कारण सुबु भी था। स्टोरी डिपार्टमेंट में कुछ काम करने वाले थे। स्टोरी डिपार्टमेंट था एक स्पेशल। स्टोरी डिपार्टमेंट में एक लॉयर था, कुछ राइटर्स थे और पोइट्स थे। और अगर हम लॉयर की बात करें, वैसे लॉयर का काम था लीगल एडवाइजर होना, वो सिर्फ लीगली एडवाइस करना था। बट ऐसा कुछ नहीं था। वो कभी कभी अपने आप को डायरेक्टर भी मानता, डायरेक्शन देने लग जाता, और उसकी वजह से एक बार एक एक्ट्रेस की करियर ही बिल्कुल खत्म हो गया, सिर्फ इसकी वजह से। और बहुत से मेंबर थे डिपार्टमेंट में जो गांधी को फॉलो करते थे। वो खादी धोती ही पहनते, जहाँ शर्ट वगैरह पहनते। पर सिर्फ लीगल एडवाइज़र था, लॉयर था, जो पैंट्स टाई पहनता था। कभी कभी वो एक कोट भी पहनता था। लॉयर हमें लगता कि वो अलोन है, हेल्पलेस, लाचार इंसान दिखता, क्योंकि वो हर किसी के काम में दखलंदाजी देता था। इसलिए लोग उसे थोड़ा सा कम पसंद करते थे। और एक दिन बॉस ने ये ऐलान कर दिया कि अभी मुझे स्टोरी डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो उस दिन से लॉयर की जो जॉब थी वो भी चली गई, क्योंकि सभी पोइट्स को, सभी राइटर्स को घर जाने के लिए बोल दिया। तो ऑब्वियस था लॉयर को भी जाने को बोला गया। जेमिनी स्टूडियो के बारे में बताया गया कि ना, ये पोइट्स की एक पसंदीदा जगह थी। सभी क्लर्क्स, सभी पोइट्स यहाँ पर आते। कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे ऑफिस बॉयज होते थे या जो जूनियर लेवल के क्लर्क थे, उनको छोड़कर सभी स्टूडियो की फैमिली जहाँ पर इकट्ठे होते, एक साथ चाय पीते, कॉफ़ी पीते, और सभी ने खादी पहनी होती थी और गांधी जी को वर्शिप करते थे वो। और उनके दिमाग में गांधी की पॉलिटिक्स से अलावा और कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। मतलब वो किसी चीज़ को और किसी भी पॉलिटिशियन को पसंद नहीं करते थे, ना ही किसी पार्टी को पसंद करते थे। और कम्युनिज्म की बात करें, वो तो बहुत दूर की बात है। उनको क्या लगता था, जेमिनी स्टूडियो के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि कम्युनिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो गॉडलेस मैन है। एक ऐसा इंसान जो कि कोई प्यार जिसे मालूम नहीं होता। एक ऐसा इंसान जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को भी ख़त्म कर सकता है, जो समाज में वायलेंस और अनरेस्ट क्रिएट करना चाहता है। इसलिए कम्युनिज्म के सख्त खिलाफ थे जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाली। कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या है, फ्रैंक बुचमन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी और उसके साथ 200 और लोग का इनविटेशन आता है कि वो यहाँ पर आएंगे 1952 में मद्रास में। तो जेमिनी स्टूडियो ने बहुत स्वागत किया।
उनमें से बहुत लोगों का मानना था कि ये इंटरनेशनल सर्कस वाले हैं, उनको नहीं मालूम था कि ये कौन थे। और हमें बताया गया कि जो मार्क फ्रैंक बुचमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी है, जब उन्होंने अपना शो स्टार्ट किया तो ट्रैपीज मतलब किसी रस्सी पर लटकना जैसे सर्कस में कहते हैं, उसमें अच्छे नहीं थे, ना ही एनिमल के साथ उनका लिंक अच्छा था। हाँ, डिनर में वो एनिमल्स खाते थे, वो सिर्फ वहाँ पर एनिमल से लगाव था। अदरवाइज उन्होंने जो कुछ दिखाया, शो दिखाया, उनमें एनिमल्स या जो रस्सी जिस पर उन्हें करतब दिखाने थे उनमें वो अच्छे नहीं थे। बट हाँ, उन्होंने जो प्ले वहाँ पर दिखाए बिल्कुल ही प्रोफेशनल मैनर में दिखाए। दो प्ले का नाम हमें बताया गया है, जॉदम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। मद्रास में कई दिनों तक चले, कई शो जहां पर देखे लोग, जो शहर के लोग थे, और जेमिनी की फैमिली ने भी पता नहीं कितने ही शो, जैसे 600 के करीब वहां पर शो हुए, बार बार जेमिनी फैमिली ने देखे। इन दोनों प्ले का जो मैसेज था कोई ज़्यादा डीप नहीं था, सिंपल परिवार वाला था। और बट हाँ, उनके जो सेट थे कॉस्ट्यूम से वेल नोन थे। इन दोनों शो में से ना एक चीज़ दिखाएगी, जैसे सनराइज होना या सनसेट होना, ये दोनों चीज़ें जेमिनी स्टूडियो ने बहुत अच्छे से ग्रास्प की, और अपने जो नेक्स्ट प्लेज जहाँ जो उनकी मूवीज़ उन्होंने दिखाई स्टूडियो में से, उनमें इन दोनों के सीन उन्होंने दिखाई। क्या हुआ, कुछ सालों के बाद अशोका मित्रा ने एक जगह पर पढ़ा कि एमआरए, वही जब हम फ्रैंक बुचमैन की बात कर रहे हैं, कि एमआरए एक्चुअली क्या थी, ये इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ एक मूवमेंट थी। अब बड़ी हैरानी की बात है, किसी को नहीं मालूम पड़ा कि ये बंदे जो आए हैं वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं। बस उन्होंने प्ले देखा, अच्छा लगा, प्रेज की, वो चले गए वापस। बट एक्चुअली ये लोग जो आए थे, फ्रैंक बुचमैन और उसकी टीम आई थी, वो कम्युनिज्म के खिलाफ एक मूवमेंट थी। मिस्टर वसन जो कि मद्रास के एक बड़े बॉस थे, वो भी ऐसा लगा जैसे कठपुतली बन गई, कुछ नहीं पता चला उसकी। चलो ठीक है, हमें बताया गया कुछ महीनों बाद एक और गेस्ट का इनविटेशन आता है कि हम आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि वो एक एडिटर है, कोई बोल रहा है कि वो पोइट है, कोई बोल रहा है कि नहीं वो तो एक प्ले राइट है। बट हमें बताया गया कि वो लंदन से आए थे, एक टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, पूरा अंग्रेज, बहुत सीरियस टाइप का पर्सन। जेमिनी के स्टूडियो को किसी को नहीं मालूम कि असल में ये है कौन। लोगों को बाद में पता चला, उन्होंने देखा कि एक्चुअली ये जो है ना, एक पोइट हैं, कोई एडिटर नहीं है, कोई जाने माने न्यूज़पेपर जैसे द मैनचेस्टर गार्डियन या लंदन टाइम, किसी जाने माने न्यूज़पेपर या मैगजीन के एडिटर नहीं है। तो जब वो आया, उसका गर्मजोशी से स्वागत हुआ, और उसने एक बहुत ही लंबी स्पीच दी स्टूडियो में। और एक्चुअली उसकी ना जो स्पीच थी, उसमें डेमोक्रेसी, फ्रीडम की बात बहुत ही, ये वाले वर्ड्स ना बार बार सुनने को मिल रहे थे। बट जो बाकी स्पीच थी, उसका एक्सेंट भी, बोलने का लहजा भी ऐसा था जैसे नहीं समझ आ रहा था। तो सभी सुनने वाले हैरान हो गए। बाद में एक दूसरे से बात भी की कि यार क्या था क्या नहीं था, कुछ भी समझ नहीं आया। और उसके बाद नरेटर मानता है कि अगर जो पोइट हैं या प्रोज राइटर है, ऐसे लिखने वाले हैं, वो माने चाहे ना माने, बट प्रोज राइटिंग मीन्स ऐसे राइटिंग हम मान सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। ये एक जीनियस वर्क है, सिर्फ जीनियस लोग ही कर सकते हैं और जीनियस लोग ही समझ सकते हैं। अगर किसी ने ऐसे समझना है, प्रोज राइटर बनना है, तो उसे बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सब्र रखना पड़ेगा, और बार बार हार कर जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो क्या है, ये बात समझ आ गई कि प्रोज राइटिंग इतनी आसान नहीं है। उसके बाद हमें बताया गया है, कुछ समय बाद नरेटर को पता चला कि एक स्टोरी कॉन्टेस्ट हो रहा है, जो कि ब्रिटिश पीरियोडिकल जिसका
नाम था द एनकाउंटर, वो एक कंपटीशन करवा रहे हैं। इसका पता चला उसे द हिंदू न्यूज़पेपर से। इससे पहले कि वो अपने कोई पीरियोडिकल भेजें, अशोका मित्रा ने पहले जानने की कोशिश की ये एनकाउंटर जो है किसके बारे में। तो उसे पता चला कि इसका जो मेन एडिटर है वो है स्टीफन स्पेंडर। उसे याद आया, ये तो यार बंदा वही नहीं है जो आया था जेमिनी स्टूडियो में स्पीच देकर गया था। हाँ ये वही था। जब उसने स्टीफन स्पेंडर का नाम पढ़ा तो अशोका मित्रा को उसके साथ एक कनेक्शन दिखा। जैसे उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे ना मेरा कोई बिछड़ा हुआ दोस्त, मेरा बिछड़ा हुआ भाई मुझे मिल गया हो। तो वो अपना कुछ पीरियोडिकल वहाँ पर भेजता है। उसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है, हमें बताया गया कि अब ये अशोका मित्रा जेमिनी स्टूडियो से रिटायर हो चुका है। अब उसके पास बहुत समय है, हमें बताया गया कि उसके पास बहुत समय है पढ़ने के लिए, बट उसके पास इतना पैसा नहीं। इसलिए जब कभी भी जहाँ पर सेल लगती थी, कम पैसों में बुक मिलती, तो वो वहाँ पर चला जाता और वहाँ से कोई ना कोई बुक खरीद लाता। और यहाँ पर हमें बताया गया है कि वो मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के पास फुटपाथ पर एक बुक का ढेर पड़ा था और सिर्फ 50 पैसा में वो दे रहे थे। एक्चुअली जे ओरिजिनल बुक की कॉपीज़ थी, फर्स्ट कॉपीज़ थी, और 50th एनिवर्सरी की वजह से रशियन रेवोल्यूशन की 50th एनिवर्सरी पर जो बुक्स हैं इतनी ज़्यादा सस्ती दी जा रही थी। तो उसने क्या किया, एक बुक ली जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। 50 पैसा में उसे मिल गई। और जब उसने बुक देखी तो उसमें 6 जाने माने मैन ऑफ लेटर्स में जाने माने जो राइटर थे, उन्होंने अपने अलग अलग ऐसे लिखे थे और जिनका मेन थीम क्या था, द जर्नी इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसल्यूजन रिटर्न, कि उनका कम्युनिज्म में कैसा तजर्बा रहा और कैसे वो वापस आए, उसका जो डिसल्यूजन था मीन्स उनका रिजल्ट कैसे उनको बुरा लगा, या कैसे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला। सो उन्होंने अपना एक्सपीरियंसेस हमें बताए हैं। जब उसने नाम देखा उसमें स्टीफन स्पेंडर का नाम पढ़ा दोबारा फिर और उससे फिर याद आ गई, ये तो वही पोइट है जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। तो जेमिनी स्टूडियो में वो हैरान था वैसे कि हमारे जेमिनी स्टूडियो के लोग कम्युनिज्म को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और उनको ही नहीं मालूम कि वो 2 ऐसे पर्सन का, इंटरनेशनल फेमस पर्सन्स का उन्होंने स्वागत किया जो कि कम्युनिज्म से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक थे। जब स्टीफन स्पेंडर के बारे में उसने देखा तो जो जेमिनी स्टूडियो, चाहे उनका स्पेंडर के साथ अभी कोई लिंक नहीं है, बट वो समझता है कि यार चाहे जेमिनी स्टूडियो का लिंक हो ना हो, बट मेरा अब इसके साथ लिंक है जो कि लिंक कभी भी ख़त्म नहीं होगा। सो ये थी हमारी स्टोरी। थोड़ी लेंथी स्टोरी ज़रूर है, बट अगर आप ध्यान से सुने तो बहुत ही सिंपल स्टोरी है, बिल्कुल सिंपल स्टोरी। लास्ट में एक बात बताता हूँ जो मैं नहीं बताई थी कि काम क्या था। आपके मन में आया होगा कि असल में काम क्या करता था अशोका मित्रा जेमिनी स्टूडियो में। उसका काम था अलग अलग न्यूज़पेपर मैगजीन में से अलग अलग टॉपिक के साथ रिलेटेड मटेरियल को कट करना और उन्हें एक बुक में या किसी नोटबुक में कलेक्ट करके लिखना टॉपिक वाइज। ये उसका मेन काम था। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम तो यार कुछ करते ही नहीं, इसलिए चाहे वो ऑफिस बॉय हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सुबह हो, वो यही कंप्लेन करते थे कि हमको इतना काम करना पड़ता है और तुम बिल्कुल भी काम नहीं करते। सो दोस्तों ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। सो नेक्स्ट स्टोरी के लिए तैयार रहना, और उसके बाद हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। सारा सिलेबस हम ऐसे ही कवर कर देंगे। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको लिंक दिए गए हैं, इनमें से किसी की भी थ्रू आप हमसे बात करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक खुश रहें, आज़ाद रहें, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। थैंक यू सो मच।